तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 3 धातु एवं अधातु। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले धातुओं के गुण। तो पहला हम पॉइंट देखते हैं धात्विक चमक। अपने शुद्धतम रूप में जो धातु की सतह चमकदार होती है, धातुओं के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। तो आपने जैसे सोना चांदी देखा होगा, तो वो क्या होते हैं, अपने शुद्धतम रूप में क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। तो इस गुण को क्या हम कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं दूसरा, आघात वर्धिता। कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को आघात वर्धिता कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को आघात वर्धिता कहते हैं। आपने कारखानों में देखा होगा कि लोहे को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में ढाला जाता है। तो इस गुण को अपन क्या कहते हैं, आघात वर्धिता। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं तन्यता। धातु की पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे तन्यता कहते हैं। जैसे आपने बिजली के जो वायर देखे होंगे, वो सभी क्या होते हैं, धातुओं से बने होते हैं। तो जो धातु की जो पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यस फ्रेंड, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, हम धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। सिल्वर व कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। आपने देखा होगा कि जब आप एक लोहे की रोड को आगे से गर्म करते हैं तो कुछ समय पश्चात जहां से आपने पकड़ी हुई होती है वो वहां से भी गर्म हो जाती है। तो इससे ही क्या क्या कहते हैं, उष्मा की चालकता कहते हैं। अर्थात जो धातुएं होती हैं वो उष्मा की सुचालक होती हैं, यानी जो धातुएं उष्मा का चालन करती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। यानी जो धातु होती है उनका गलनांक बहुत अधिक होता है। जैसे लोहा देखा जाए तो उसका गलनांक भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर पिघलता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं, जो धातु होती है तो हमने गुण देख लिए। अब जो धातु होती है उनके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे हम देखते हैं क्षारीय धातु, लिथियम सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। यस फ्रेंड, जो धातुएं ये जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है, इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, लेड तथा मरकरी धातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं। यानी जो लेड तथा मरकरी क्या होती हैं, धातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे आते हैं हम ध्वनिक यानी या सोनोरस धातुएं। तो ध्वनिक या सोनोरस धातुएं किसे कहते हैं, जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें सोनोरस धातुएं कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो एकदम इजी है, सरल है। ध्वनिक धातुएं या सोनोरस धातुएं किसे कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। हमने अभी पढ़ा था कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन ये मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है, अपवाद है। ओके फ्रेंड्स, गैलियम और सीजियम धातु का गलनांक बहुत कम होता है। ये हथेली पर रखते ही पिघलने लगती हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी गैलियम और सीजियम जो धातु होती हैं इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। अगर हम इन्हें अपनी हथेली पर रखते हैं तो ये हमारी हथेली की ऊष्मा लेकर क्या होती है, वाष्पित होने लगती है, यानी पिघलने लगती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ेंगे अधातुओं के गुण। ओके फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ेंगे तो अधातुओं के गुण। तो इसमें पहला हम देखेंगे एस, ये उष्मा की कुचालक होती है, यानी उष्मा का चालन नहीं करती है। जैसे हम एक लकड़ी लेते हैं, अगर उसको आगे से गर्म करते हैं तो जहां से हमने पकड़ी हुई होती है वो वहां से गर्म नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ये आघात वर्धित नहीं होती है, यानी जो अधातु होती है उनको पतली चादर के रूप में नहीं डाला जा सकता। ये तन्य नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, यानी इनके इनके पतले तार नहीं बनाए जा सकते। ये चमकदार नहीं होती है, यानी ये इनकी जो सतह है वो चमकदार नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, ये अपर रूपों में पाई जाती है। जो अधातु होती है वो क्या होती है, अपर रूपों में
पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके भी कुछ अपवाद होंगे, जैसे आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। यानी जो धातुएं क्या होती है, मुख्यतः चमकदार नहीं होती है, लेकिन जो आयोडीन एक ऐसी धातु है वो क्या होती है, चमकदार होती है। तो ये इसका अपवाद है। तो ये आपको जो साइंस में अपवाद हर जगह मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, यानी धातुओं के रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, धातुओं का वायु में दहन या ऑक्सीजन के साथ क्रिया क्रिया या दहन आ जाए या ऑक्सीजन के साथ क्रिया आ जाए, बात एक ही है। ओके फ्रेंड्स, धातुओं का वायु में दहन या ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं धातु प्लस ऑक्सीजन। जब इसकी दोनों क्रिया करते हैं तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जब हम धातु को जलाते हैं, ओके फ्रेंड्स, और जलने के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब धातु को जलाते हैं तो इससे क्या होता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो उदाहरण में हम देखते हैं कॉपर। कॉपर ये ऑक्सीजन है, जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर को जलाया जाता है तो ये क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ओके फ्रेंड्स, और इसका रंग क्या होता है, काला रंग पड़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रासायनिक गुणधर्म है इसके, पहले सबसे जलाने पर। ठीक है, अब हम आते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल का व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं और क्षार का व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं और इन्हें वायु में खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ लेती हैं। अतः इससे बचाने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी जो पोटेशियम, ये अलग से पॉइंट दे रखा है, ये पोटेशियम से जो स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये क्या दे रखे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट हम ये जो लाइन लिखी हुई है, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, इन्हें वायु में खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ लेती है। अतः इससे बचाने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो सोडियम धातु और पोटेशियम धातु इन्हें उन केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं धातुओं की जल के साथ क्रिया, यानी धातुओं की जल के साथ कैसा व्यवहार है वो देखते हैं। धातु प्लस जल इनकी क्रिया कराई जाती है तो इससे धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कॉपर है और यहाँ पे जल है। जब इनकी क्रिया कराएंगे तो इनसे क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और इसमें हाइड्रोजन क्या गैस क्या मुक्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जल के साथ अभिक्रिया है, तो जल के साथ अभिक्रिया कराने पर इनके साथ ये व्यवहार करती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑक्साइड बना लेती हैं और हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वो जल के साथ धातु हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई धातु ऑक्साइड बन गया है जल के साथ क्रिया करने पर, और वो धातु ऑक्साइड अगर जल में घुलनशील है तो वो जल के साथ दोबारा क्रिया करके क्या करता है, ये हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो जल से क्रिया करके क्या करता है, ये CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है, तो इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, जिसके कारण जल से ये पुनः क्रिया करके क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, धातु प्लस अम्ल, तो इसकी अभिक्रिया तो लवण बन जाएगा और इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये धातु ये अम्ल है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हम मैग्नीशियम की क्रिया जब HCl से कराते हैं तो इसमें MgCl2 यानी ये लवण का निर्माण हो गया, प्लस ये हाइड्रोजन गैस बन गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये धातु की
अम्ल के साथ क्रिया है, नॉर्मल है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं धातु की अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया। मान लीजिए ये धातु ए है और ये धातु बी का लवण विलयन है। ओके फ्रेंड्स, जब धातु ए की बी लवण विलयन से कराई जाती है तो ये धातु ए क्या करती है, बी को क्या करती है, विस्थापित कर देती है और स्वयं ये लवण स्वयं अपना लवण बना लेती है। यहाँ पे दे रखा है ए का लवण विलयन प्लस धातु, ओके, बी धातु हो जाएगी। यानी धातु ए ने क्या किया, बी को हटा दिया और स्वयं उसकी जगह ले ली। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम कहते हैं धातु की अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया। जैसे ये धातु Fe यानी फेरम यानी आयरन है, इसकी कॉपर सल्फेट के साथ, यानी ये क्या लवण हो गया, लवण विलयन किसी धातु का है, यानी कॉपर धातु का ये लवण विलयन है। जब इसकी आयरन से जब क्रिया कराई जाती है तो आयरन क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं SO4 से क्रिया करके ये फेरस सल्फेट यानी ये अपना लवण बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये होगी। नेक्स्ट हम आते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया या रोयल जल। तो एक्वा रेजिया या रोयल जल किसे कहते हैं, जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 को जब 3:1 में मिश्रित करते हैं तो एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है। ओके फ्रेंड्स, यानी एक्वा रेजिया, यहाँ पे जो आपको 31 दिख रहा है वो 31 नहीं है, वो 3:1 है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो क्या है, 3:1 है। यानी जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल N यानी HNO3 को जब 3:1, ये 3:1 है, 31 नहीं है। ओके फ्रेंड्स, 3:1 है, एक में मिश्रित करते हैं तो एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है। ओके फ्रेंड्स, यानी आपने देखा होगा कभी कभी हमारी गलियों में क्या आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं हम आपका सोना चमका देंगे, तो वो क्या करते हैं, उनके पास ये रॉयल जल होता है, वो क्या करते हैं, इससे जब सोने को उसके अंदर डालते हैं तो उससे क्या होता है, ऊपरी जो परत होती है वो सोने की हट जाती है, उसको सोना हट जाता है और ये जो हमें वो सोना चमका कर दे देते हैं, लेकिन उसकी जो ऊपरी परत जो हट जाती है वो उसके अंदर घुल जाती है। और ये क्या करते हैं, जो ये रॉयल जल जो हमारे गलियों में आते हैं वो क्या करते हैं, जो रॉयल जल में से क्या सोना निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमें सावधान रहना चाहिए। तो इस झांसे में ना पड़े कि सोना चमकाने वालों से सावधान रहें। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में हम देखते हैं सबसे पहले प्राप्ति और क्रियाशीलता। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने सक्रियता श्रेणी लिख रखी है जिसमें कुछ धातुओं को शामिल किया हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये फेरम यानी आयरन हो जाएगा, लेड हो जाएगा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी यानी Hg यानी पारा भी कहते हैं इसे, ये हो जाएगी अर्जेंटम यानी सिल्वर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, Ag और Au जिसे हम कहते हैं ऑरम यानी सोना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम सबसे ये प्राप्ति हो जाएगी, यानी हम इनकी प्राप्ति कैसे करेंगे, तो इसमें हमें 3 भागों में बांटा गया है धातुओं को। उच्च क्रियाशील धातु, तो उच्च क्रियाशील धातु में क्या आते हैं, पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक क्या आते हैं, उच्च क्रियाशील धातुएं आती हैं और इनकी प्राप्ति कैसे करते हैं, विद्युत अपघटन से। ओके फ्रेंड्स, और जिंक से लेकर कॉपर तक, जिंक से लेकर कॉपर तक क्या होती हैं, मध्यम क्रियाशील धातुएं, H को छोड़कर यानी हाइड्रोजन को छोड़कर कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा। ओके फ्रेंड्स, यानी जिंक से लेकर कॉपर तक ये मध्यम क्रियाशील धातु होती हैं और H को छोड़कर यानी हाइड्रोजन को छोड़कर कार्बन के उपयोग द्वारा, कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा इन्हें प्राप्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं मरकरी यानी पारे से औरम तक। पारे से औरम तक क्या होती है, निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं। इन्हें ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है, यानी प्राकृतिक अवस्था में ये स्वतंत्र रूप से
पाई जाती हैं मरकरी, सिल्वर और ओरम। ओके फ्रेंड्स, अब क्रियाशीलता देख लेते हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी होती है? ये जो पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक, ये सबसे ज्यादा जो ऊपर जो इस सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु होती है वो जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती हैं। फिर जो मध्य में जो उपस्थित धातु होती है वो मध्यम क्रियाशील होती है, जैसे जिंक से लेकर कॉपर तक। और सबसे कम क्रियाशील जो धातु होती है वो Hg, Ag, Au है, और ये प्रकृति में क्या होती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं पहले। तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में तत्व के चारों ओर प्रदर्शित करना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी जो तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में तत्व के चारों ओर प्रदर्शित करना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि जो नाभिक होता है उसमें जो उसके बाहर जो कक्षाएं होती हैं, जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चौथी कक्षा के अंदर क्या होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और जो चौथी कक्षा होती है उसमें लगभग 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको 3 कक्षाएं तक की जरूरत पड़ेगी 10th क्लास के अंदर। तो इसमें हम देखते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। ओके फ्रेंड्स, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 12, तो इसमें मान ले, और इसमें 12 पर जितना परमाणु क्रमांक होगा उसके अंदर उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैग्नीशियम हम देखते हैं तो पहली कक्षा में 12 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के अंदर। तो पहली कक्षा में कितने आ गए? 2। अब आगे बचे 10। तो दूसरी कक्षा में कितने आ गए? 8। आगे बचे बकाया 2। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा इसकी कौन सी हो गई? तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा क्या होगी इसकी? बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है? इसके चारों ओर बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। तो इसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन क्या होता है? 17 नंबर पे होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 17, तो इसमें क्या होते हैं? क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली कक्षा में कितने हो जाएंगे? 2। दूसरी में कितने हो जाएंगे? 8। आगे बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन बचे। तो तीसरी कक्षा के अंदर कितने आ जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाह्यतम कक्षा कौन सी होगी इसकी? तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसके चारों ओर बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? तत्व की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं अब आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक कहो या विद्युत संयोजक यौगिक कहो, बात एक ही है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। यानी जो धातु है, धातु से जब इलेक्ट्रॉन अधातु में जाते हैं और इस इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं MgCl2 का निर्माण। तो जो आयनिक यौगिक में हम देखेंगे MgCl2 का निर्माण। MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हम इसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से हम इसे समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैग्नीशियम में कितने होते हैं? बाह्यतम कोश में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए। ओके फ्रेंड्स, तो और क्लोरीन के कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इनको मैंने स्टार से प्रदर्शित किया है क्योंकि आपको अलग अलग पहचानने में मदद मिले। ओके फ्रेंड्स, तो ये है क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन और ये रहे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 क्लोरीन थे तो ये मैंने 2 क्लोरीन लिख दिए। और इनके बाह्यतम कोश में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो स्थायी अवस्था होती है वो 2, 8, 8, 18 होती है। ओके फ्रेंड्स, यदि बाह्यतम कक्षा में यदि 2 या 8 या 8 या फिर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 2, 8 या 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 या 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो उसकी स्थायी अवस्था होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी जो ये कब क्लोरीन क्या करेगा?
तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये क्या करेगा, जो मैग्नीशियम क्या होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इस क्लोरीन को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, जिससे इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसकी जो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इसके चले गए। ओके फ्रेंड्स, और इसकी भी बाह्यतम कक्षा में कितने बचे हैं, अब 8 इलेक्ट्रॉन बचे मैग्नीशियम की, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें कितने थे, पहली कक्षा में 2 थे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे, और तीसरी में 2 चले गए। तो हम अब इसकी बाह्यतम कक्षा कौन सी हो जाएगी, दूसरी कक्षा हो जाएगी। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। ओके फ्रेंड्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे क्या हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उतने ही उस पे क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा, यानी +2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन +2 हो जाएंगे, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इस पे क्या हो जाएगा, -1 चार्ज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये बिंदु के रूप में इसमें ये इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया है, और इसमें हॉल्ट वाइस लगा दिया है, यानी ये जो 2 लगाया बाहर ब्रैकेट के बाद जो 2 लगाया वो इसको प्रदर्शित कर रहा है कि ये 2 क्लोरीन है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम अगर लिखना चाहें पूरे को, ये कैसे लिखेंगे, इस तरह MgCl2। ओके फ्रेंड्स, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से विद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं अब खनिज। तो खनिज क्या होते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी जो पृथ्वी की भूपर्पटी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या खनिज या तत्वों या यौगिकों को अपन क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे आते हैं अयस्क। अयस्क क्या होते हैं, ऐसे खनिज जिसमें कोई धातु काफी मात्रा में वो होती है और जिसे निकालना लाभकारी होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी कोई खनिज, ऐसा खनिज जिसके अंदर धातु क्या हो, अधिक मात्रा में हो, धातु अधिक मात्रा में हो और उससे निकालना लाभकारी हो, यानी वो हमारे लिए लाभदायक हो, तो ऐसे जो खनिज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं अब, सबसे पहले हम आते हैं गोल्ड। गोल्ड सिल्वर, यानी गोल्ड यानी Au मतलब क्या होता है, ऑरम, ये सिल्वर यानी Ag मतलब क्या होता है, अर्जेंटम, प्लेटिनम, Pt यानी प्लेटिनम, Cu यानी कॉपर, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम लिखें, तो ये जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था से पाई जाने वाली धातुएं कौन सी हो जाएंगी, Au यानी ऑरम, Ag यानी अर्जेंटम, प्लेटिनम, Pt यानी प्लेटिनम, और Cu यानी कॉपर। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं धातुओं का निष्कर्षण। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं धातुओं का निष्कर्षण। तो ये मैंने धातुओं के निष्कर्षण की ये क्या है, रूपरेखा बनाई है। ओके फ्रेंड्स, तो धातुओं के निष्कर्षण में हम देखते हैं अयस्क का सांद्रण। तो सबसे पहले क्या होता है, अयस्क आता है, अयस्क का फिर सांद्रण करते हैं, यानी जो अयस्क से जो लगी हुई जो अशुद्धि होती है उन्हें हटा देते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। जो उसी अयस्क में जो धूल मिट्टी आदि होती है उसी कहते हैं हटा देते हैं, जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अयस्क का सांद्रण। ओके फ्रेंड्स, तो इसी अयस्क से हमें 3 प्रकार की धातुएं प्राप्त हो सकती हैं। पहली हो सकती है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और तीसरी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। अगर हमें अयस्क का सांद्रण करने पर अगर उच्च अभिक्रियाशील धातुएं प्राप्त होती है तो इनको हम कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले गलित धातु का विद्युत अपघटन। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है उन्हें अपन गलित कर लेंगे, यानी पिघला लेंगे, पिघलाने के बाद उनका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन करने पर क्या होगी, हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, दूसरी हमें प्राप्त हो सकती है मध्यम क्रियाशील धातुएं। तो मध्यम क्रियाशील धातु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये पहला तरीका दे रखा है। सबसे पहले मध्यम क्रियाशील धातु को क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क में बदलते हैं। कार्बोनेट अयस्क, यदि मध्यम क्रियाशील धातुओं में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क होता है, तो उसका क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, निस्तापन करते हैं। निस्तापन यानी इनको गर्म किया जाता है। जो भट्टियां होती हैं जिनमें उच्च ताप रखा जाता है, यानी जिनमें 2000 डिग्री सेल्सियस 2200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, उनमें क्या होते हैं, इन कार्बोनेट अयस्क को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद निस्तापन करेंगे। कार्बोनेट अयस्क गर्म
तो ये निस्तापन हो जाएगा। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का निस्तापन करेंगे, निस्तापन के बाद क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड आ जाएगा, धातु ऑक्साइड, और फिर उसे धातु में अपचन कर लेंगे और धातु का शोधन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर यदि मध्यम क्रियाशील धातु अगर सल्फाइड के रूप में उपस्थित होती है, सल्फाइड एस के रूप में उपस्थित होती है, तो उसका वर्जन करते हैं। अगर मध्यम क्रियाशील धातुएं अगर कार्बोनेट आयस के रूप में होती है तो उसका हम निस्तापन करते हैं, और सल्फाइड आयस के रूप में होती है तो उसका भर्जन करते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो सभी मध्यम क्रियाशील धातुओं की सेम होती है। ओके फ्रेंड्स, धातु ऑक्साइड, धातु में अपचयन और धातु का शोधन। अब आते हैं निम्न क्रियाशील धातुएं। तो सल्फाइड अयस्क, अगर सल्फाइड अयस्क होता है, निम्न क्रियाशील धातुएं जो होती हैं सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं, तो उसका भर्जन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो सल्फाइड अयस्क का भर्जन करेंगे, भर्जन के बाद धातु प्राप्त होती है, धातु का परिष्करण कर लेंगे, यानी धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम आते हैं गैंग किसे कहते हैं। गैंग पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां होती हैं, यानी पृथ्वी से जो हमें प्राप्त अयस्क होते हैं उनमें क्या होता है, मिट्टी होती है, रेत होती है, आदि अशुद्धियां भी होती हैं। उन अशुद्धियों को अपन क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एकदम सिंपल है। आगे जिन्हें गैंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जंग। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पतली परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। इससे धातु संक्षारित यानी नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पतली परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। इससे धातु संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं संक्षारण से सुरक्षा के उपाय। अब संक्षारण सुरक्षा के उपाय क्या है, यानी जो संक्षारण होता है उससे सुरक्षा के उपाय क्या है, यानी धातु को नष्ट होने से कैसे बचाएं, जंग से कैसे बचाएं। तो इसमें पहला आता है पेंट करके, यानी पेंट कर देते हैं तो उससे क्या होते हैं, संक्षारण से बचा जा सकता है। दूसरा जगह तेल लगाकर, तीसरा ग्रीस लगाकर, यसद लेपन द्वारा, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है, तो इसके उपाय दे रखे। अन्य धातु को भी इसी प्रकार से जंग लगने से बचाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं यसद लेपन। अब हम आते हैं यसद लेपन क्या होता है। लोहे एवं इस्पात कहो या स्टील कहो, दोनों एक ही है। लोहे एवं इस्पात या स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। एकदम सिंपल है। उसमें क्या करते हैं, लोहे या इस्पात में क्या होती है, जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है, जिंक जो होता है उसे जंग लगने से बचाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर। अगर लोहे के साथ हम निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता। जो स्टेनलेस स्टील होता है वो कठोर होता है और जंग नहीं लगता। तो वो किस से मिलकर बना होता है, लोहे, निकल और क्रोमियम, यानी लोहे के साथ अगर निकल क्रोमियम मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं मिश्रातु या मिश्र धातु। मिश्रातु कहो या मिश्र धातु कहो। ओके फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। यानी अगर हम दो धातु ले लेते हैं जो समांगी हैं, समान, यानी जिनके परमाणु का आकार समान हो, इसलिए समांगी। यानी ऐसी धातुएं जिनके परमाणु का आकार समान होता है उन्हें आपस में क्या होता है, मिला दिया जाता है। यानी मान ली एक लोहा ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, दोनों को हम क्या करते हैं, समान होने पर इन्हें क्या करते हैं, एक भट्टी में डाल देते हैं। यानी लोहा, निकल, क्रोमियम, ये इनका परमाणु आकार क्या होता है, लगभग समान आकार का होता है। तो इन्हें हम एक भट्टी में डाल देते हैं और ये एक साथ पिघला लेते हैं। तो इस प्रकार जो मिक्सर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं पीतल जो होता है जिंक व कॉपर से मिलकर बना होता है।
दूसरा उदाहरण लेते हैं कांसा। कांसा जो होता है SN टिन, वह कॉपर से मिलकर बना होता है। पीतल जो होता है जिंक, वह कॉपर से मिलकर बना होता है। और जो कांसा होता है वो टिन व कॉपर से मिलकर बना होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।